देख ली है। एक बार फिर से जो दर्शक न्यूज 18 इंडिया के साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5 बजने वाले हैं, गूंज की शुरुआत करनी है। आज का मुद्दा है कांग्रेस पर बीजेपी ने जो आरोप लगाया है मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर, मुसलमानों को दिए जाने वाले या देने की कवायद वाले आरक्षण की मैं बात कर रही हूं, जिस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोंक की रैली में जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये वो कांग्रेस है जो बीजेपी पर आरोप लगाती है कि वो संविधान को बदल कर रख देंगे, लेकिन ये वही कांग्रेस है जिसने संविधान के साथ एक नहीं कई बार खिलवाड़ किया है। और इसी मुद्दे को वो आगे ले जाते हैं और ये कहते हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन, एससी और एसटी के रिजर्वेशन को स्क्वीज करके कम करने की कोशिश कई बार कांग्रेस ने की है। कांग्रेस की तरफ से भी इस पर लगातार जवाब आ रहा है। तो अब पूरा मुद्दा पहुंच जाता है रिजर्वेशन पर, आरक्षण पर, लेकिन ओबीसी, एससी और एसटी नहीं, बल्कि मुसलमानों के आरक्षण को लेकर जो कांग्रेस की सोच है उस पर। पहले मैं चाहती हूं आप ये रिपोर्ट देखें और फिर जो सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरे मसले पर अपनी बात रखने के लिए उनसे आपको रूबरू करवाऊंगी। लेकिन पहले ये रिपोर्ट कि आज 2024 लोकसभा चुनाव में कौन सा मुद्दा शोर जो है वो पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैनिफेस्टो में हमने क्रांतिकारी काम करना है। पहला काम जाति जनगणना, इससे सबकी गिनती हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, सबको पता लग जाएगा हिंदुस्तान के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। 6 अप्रैल 2024 को हैदराबाद में कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करने के बाद ये राहुल गांधी का दिया गया बयान है, जिसे बीजेपी ने जारी किया है। अपने बयान में राहुल गांधी भागीदारी, हिस्सेदारी और क्रांतिकारी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के इसी बयान को अब बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। राजस्थान के टोंक में पीएम मोदी ने दावा किया है कि कांग्रेस की तरफ से कई राज्यों में मुस्लिम आरक्षण देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाए गए। 4 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में एससी एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। आरोप लगाया जा रहा है कि साल 2004 से 2014 के बीच यूपीए सरकार ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया। इस दौरान 5 बार मुस्लिम आरक्षण लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार कोर्ट ने रोक दिया। दूसरा आरोप कर्नाटक को लेकर है। कर्नाटक में कांग्रेस ने मुस्लिमों को फिर से आरक्षण देने का वादा किया, जिसे बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया है। और अब 2024 में एक बार फिर आरक्षण को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इसीलिए बीते 3 दिनों से चुनावी बयानबाजी में मुस्लिम आरक्षण पर बहस जारी है। पीएम मोदी कांग्रेस को लगातार घेर रहे हैं, फिर चाहे वो राजस्थान का बांसवाड़ा हो, यूपी का अलीगढ़ या फिर राजस्थान का टोंक। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं जल्दी से आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सतीश के सिंह साहब जुड़ चुके हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़ चुके हैं, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वारिस पठान एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तहसीन पुनावाला भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। शुरुआत के शर्मा मैं आपसे कर रही हूं, और एक सीधा सवाल जो आज की तारीख में वोटर आपसे पूछेगा वो ये है कि ये जो एक नया मुद्दा जिसकी जोर शोर से चर्चा चल रही है, ये मुद्दा आखिर आज की तारीख में आया है तो क्यों आया है? फर्स्ट फेज के बाद लाया गया है तो क्यों लाया गया है? क्या जवाब होगा आपका? नहीं रूबिका जी, ये हमने लाया है या कांग्रेस पार्टी लेके आई?
कांग्रेस पार्टी ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें बड़ी मुखरता के साथ में वो मुस्लिम तुष्टीकरण की वकालत कर रहे हैं। वो खुलेआम जो है अपने घोषणा पत्र में लिख रहे हैं ये अल्पसंख्यक, ये हेडिंग है, इसमें क्या लिखा गया है, बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। अब मुझे बताइए भारत में बहुसंख्यक कौन है? बहुसंख्यक तो यहां हिंदू है और अल्पसंख्यक पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं मनमोहन सिंह कि अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम अल्पसंख्यक। उनकी तो जो धारणा है मुस्लिम अल्पसंख्यक की, तो जो देश के हिंदू हैं, बहुसंख्यक हैं, उनकी यहां पर कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई जगह नहीं है। ये तो स्पष्टता से लिख रहे हैं, हमने थोड़ी ना लिखा है सर। तो मुझे एक चीज बताइए कि आप किसको अपमानित करना चाह रहे हैं? देश जो है हिंदुओं का नहीं है, ये हमने लिखा। आप अपने उसमें लिखते हैं मुझे ना कि टेक्निकली हम जो है एक सेकंड शर्मा जी, एक टेक्निकलिटी मुझे समझनी है। नहीं, पहले प्लीज मैं क्लैरिटी चाहती हूँ। मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ, हाँ, लोगों से लगातार बातचीत कर रही हूँ। इस वक्त ये जो मुद्दा है इस पर अगर मैं बात करूं तो वो ये कहेगा कि मुझे अभी जो मेरे यहाँ की चीजें हैं उसे समझना जरूरी है, उसे समझाओ मुझे। मेरे यहाँ के लीडर ने मेरे लिए क्या काम किया है मुझे गिनाओ। ये सब जगह हो रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी से जीता गया सांसद हो या वहां पर लड़ रहा उम्मीदवार हो। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, टेक्निकल एक सवाल है। पहला ये कि जब आप कहते हैं कि कांग्रेस ये कह रही है कि बहुसंख्यकवाद की जगह नहीं है, मेजॉरिटेरियन जो तरीका है वो पसंद नहीं है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि क्या बहुसंख्यकों के लिए जगह नहीं है, क्योंकि वो बार बार ये कहेंगे कि हिंदुस्तान लोकतांत्रिक मुल्क है, हिंदुस्तान सेक्युलर मुल्क है, यहाँ सबका चलेगा, जो अल्पसंख्यक है उनका भी और जो बहुसंख्यक है उनका भी। अब मुझे इस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल टेक्निकल सवाल है, मुझे टेक्निकलिटी में ही जवाब दीजिएगा। आपसे उम्मीद कर सकते हैं टेक्निकलिटी के साथ आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल आप जमीनी यानी ग्राउंड जीरो पर हैं, ग्राउंड जीरो पर अपने विषय हैं, हम उसको भी एड्रेस कर रहे हैं। हमारे वहाँ पर एमपी हैं, हमारे एमएलए हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे नेता हैं, वो उसको भी एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन ये तो राष्ट्र से संबंधित मुद्दा है ना रुपया जी, इसको तो समझना पड़ेगा ना। जब आप ये कहेंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों और महिलाओं को अधिक संख्या में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेंगे। अब मुझे एक चीज बताइए, एससी एसटी कोटा ठीक है, ये तो आरक्षण की व्यवस्था जो है, लेकिन आप अल्पसंख्यक व्यक्तियों को और महिलाओं को जज बनाएंगे, न्यायाधीश बनाएंगे, योग्यता के आधार पर नहीं बनाएंगे, धर्म के आधार पर बनाएंगे। आप धर्म के आधार पर तय कर रहे हैं, तो हम ये पूछना चाहते हैं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप अब जो बड़ी डीके धर्म के आधार पर तो हर कोई जानता है कि किसी तरह का कोई रिजर्वेशन, आरक्षण मिल ही नहीं सकता है। यहीं पर खेल हो जाता है। सतीश के सिंह साहब, आपने हर दौर की सरकार को देखा है। आज जिस वक्त हम इस शर्मा जी रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए ना। बहुत पॉइंटेड बात बोली आपने, मैं उसी पॉइंट पर आता हूं। बस आप हम पर आरोप लगा रहे हैं कि आप ये झूठा आरोप जो जगह जगह घूम के लगा रहे हैं कि ये संविधान बदल देंगे। आप जो घोषणा पत्र में लिख रहे हैं ये बिना संविधान को बदले संभव है क्या? नंबर एक। और आपने संविधान बदला है इस देश में, हम पर मत कहिए। नहीं ठीक है, रुकिए ना, मैं तहसील पुनावाला का इंतजार कर रही हूँ और मैं तो कहती हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता आए। इमरजेंसी लोकसभा के चुनाव हैं और ऐसे चुनाव पर जब मंच आपको मिलता है तो आप इधर से उधर जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमको जगह नहीं दी जाती है, हमारी बात हम नहीं रख सकते हैं। आइए ना, गूंज में हर एक विचारधारा की गूंज होगी, बस वो देश विरोधी नहीं होना चाहिए, बात खत्म। सतीश के सिंह साहब, आपने सुना के शर्मा जी क्या कह रहे हैं। धर्म के आधार पर जो कांग्रेस मैनिफेस्टो में बार बार जिक्र कर रही है और वो बिंदु इन्होंने उठा भी लिया। इन्होंने कहा भाई कैसे जज बनाएंगे, कैसे आप कैसे, जब तक भाई अगर जनरल कैटेगरी के आप हैं तो ये सब तो तय होगा आपने कितना पढ़ा लिखा, आप कितने काबिल है और फिर आपको नौकरी मिलेगी। और अगर नहीं तो फिर आप कैसे ये वादा कर सकते हैं कि इनको हम देंगे? इसका मतलब रिजर्वेशन, और धर्म के आधार पर रिजर्वेशन आप दे नहीं सकते। देखिए होता है, ये सब चुनावी मौसम का है और ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के पहले वाला टेम्पलेट पर जाने का फैसला किया है, पहली बात। दूसरी बात,
हमें नहीं लगता था कि कांग्रेस का घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी के सर पे इतना हावी हो जाएगा। तीसरी बात, मैं सवाल करता हूं शर्मा साहब से, क्या वो रिजर्वेशन का समर्थन करते हैं? क्या वो 50% का जो ब्रीच की बात की गई है उसका वो समर्थन करते हैं? क्या वो सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस है ये दोनों का समर्थन करते हैं या खिलाफ में है? मुद्दा ये सही है कि 2004 से 2014 के बीच में प्रयास कर्नाटक और आंध्र में हुए थे कि मुस्लिम्स को 4.5 या 4 का रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन ये अभी क्यों निकल रहा है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है घोषणा पत्र मैंने भी पढ़ा है, उसमें तो हमको लगता है इसमें उन्होंने कांग्रेस वालों ने डाइल्यूट किया है अपने स्टैंड को। कहीं भी सेपरेट रिजर्वेशन की बात नहीं है उसमें। और जब वो कह रहे हैं कि आबादी के आधार पर 76% के आधार पर उस पर हो, तो भाई क्या उसमें मुसलमान नहीं है क्या? अरे भाई, सेक्युलरिज्म की बात मैं मानता हूं, तुष्टीकरण की भी बात मानता हूं मैं विपक्ष की ओर से, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की बात नहीं करती है? मैं एक और सवाल करता हूं उनसे, और मेरा थोड़ा बोलने का मन है। प्रधानमंत्री जी देश के कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। क्या ये 24 करोड़ लोगों को बिना लिए ये संभव है क्या? तो ये देखिए, चुनावी बयार है, चुनावी चल प्रपंच है, इसमें हम लोग को जाना आना मुश्किल है, लेकिन ये कागज वागज तो छोड़ दीजिए, बाकी तो क्या शब्द का इस्तेमाल 3-4 सवाल आपसे पूछे गए और फिर राजीव रंजन, तहसीन पुनावाला, वारिस पठान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका मैं रुख करने वाली हूँ। शर्मा जी 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए आप। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की ओर क्या आप लोग नहीं अग्रसर हैं? आप कैसे 20% के बगैर जो है वो देश चला लेंगे? ये सीधा सवाल सतीश केसिंग आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, ऐसा है रूबिका जी कि हम 20% नहीं, हम 100% को साथ लेके सरकार चला रहे हैं, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। जो भी करेंगे न्याय करेंगे, संतुष्टिकरण की राजनीति हम जरूर करेंगे। और सिंह साहब को मैं ये भी बता दूं कि जो सड़कें इस देश के अंदर बनी ना सिंह साहब, उसमें हमने मतभेद नहीं किया कि इसमें जो है मुस्लिम नहीं चलेंगे, केवल हिंदू चलेंगे। जब जो शौचालय बने, जो पक्के मकान बने और जो भी हमने डेवलपमेंट के काम किए, क्या हमने ये कहा कि इसमें जो है हिंदू का होगा और ये मुसलमान का होगा? तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का जो हमारी नीति है, वो हम नीति को जमीन पर हमने इंप्लीमेंट किया है, बिना किसी भेदभाव के किया है। ना हिंदू ना मुसलमान। हमने यदि 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत के लिए दिया है 50 करोड़ लोगों को, तो वो हिंदू को भी मिला है, मुसलमान को भी मिला है, सिख को भी मिला है, ईसाई को, सबको मिला है जो उस कैटेगरी में। हमने तो कहीं भी भेद नहीं किया इस बात का। लेकिन शायद आपने कहा कि हम पर वो जो बयानात आते हैं आदि शर्मा जी, जो आपकी पार्टी की तरफ से बयानात आते हैं, वो विपक्ष को मौका भी देते हैं, वो माहौल भी वैसा बनाते हैं, वो मैसेजिंग भी वैसी देते हैं, और उसके बाद आपको ये लोग घेरने की पुरजोर कोशिश करते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये आप भी जानते हैं। देखिए, मैं पहली बात सुन लीजिए। आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलते हैं, आपको लगाइए, जनता पे विवेक पे छोड़ेंगे। लेकिन अभी जो सिंह साहब ने एक और बात कही, मैं सिंह साहब को स्पेसिफिक बताता हूं। उन्होंने कहा उन्होंने डायल्यूट किया। मैंने स्पेसिफिक पूछा कि ये न्यायपालिका हेडिंग है, पॉइंट नंबर 5 है, इसमें स्पेसिफिक लिखा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों को हम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर नियुक्त करेंगे। क्या इससे भी ज्यादा कोई वो वारिस पठान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुझे बात पूरी कर लेनी चाहिए। ओके, ओके, मैंने आपको पूरा मौका दिया। सुनिए ना शर्मा जी, प्लीज आप इसी के अभी कुछ और हमारे मेहमान जुड़े हैं। पॉइंट 5 मैं पहले उनसे रिएक्शन ले लूं। बात तो लीजिएगा ना। ओके, फिर उसके बाद अच्छा ले लीजिए 10 सेकंड शर्मा जी, उसके बाद मुझे प्लीज आगे डिबेट करनी। 10 सेकंड बात रख लीजिए अपनी। हाँ, बस मैं इतना कह रहा हूं। इन्होंने पॉइंट 5 पर स्पेसिफिक लिखा है कि हम इनको आसान ऋण प्रदान करने की नीति बनाएंगे। मुझे बताइए, केवल क्यों मुस्लिमों को आसान ऋण की बात है? हिंदुओं को जो है आसान में ऋण नहीं मिलना चाहिए? दलितों को आसानी से ऋण नहीं मिलना चाहिए? ओके, अन्य लोगों को तो जो है आसानी से ऋण नहीं मिलना चाहिए?
क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? आप इकलौते केवल मुसलमानों के लिए राजनीति करना चाहते हैं। क्यों जो है ये तुष्टीकरण की राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है? वारिस पठान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वारिस और तहसीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वारिस पठान, शुरुआत अब मैं आपसे इस डिबेट की इसलिए क्योंकि अभी आप जुड़े हैं, करना चाह रही हूं कि मुसलमान आरक्षण पर एक बार फिर से बहस शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने एक बार फिर से इस वोट बैंक को साधने की कोशिश की है और उसे डाइल्यूट करके, ये आरोप लगा रहे के शर्मा साहब कि डाइल्यूट करके आप इस तरीके से मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जज बना देंगे, आपको ऋण की सुविधा हम आसान कर देंगे। देश में अगर काम करना है तो सबके लिए कीजिए ना, एक विशेष धर्म के लिए क्यों वादे हो रहे हैं? देखिए रुबिका जी, मैंने बात सुनी शर्मा जी की, मैं बताना चाहूंगा बात कि कितनी शर्मनाक बात है ये कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संविधान की शपथ लेते हैं, रोज बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जब राजस्थान के अंदर खड़े होते हैं मंच पे तो उनका असली चेहरा देश देखता है। किस तरह से उन्होंने तमाम देश के 20% जो लोग हैं उनको बोल दिया कि ये 6 बच्चे पैदा करते हैं इतने सारे, ये घुसपैठी है। अरे रुबिका जी, आप और मैं क्या इस देश के अंदर घुसपैठी है? अरे हम लोगों के दादा परदादा ने देश की आजादी की जंग में हिस्सा लिया, भारत देश को आजाद किया, और हम तो वो लोग हैं जिनका अधिकार नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा है इस देश पर, क्योंकि हम लोग वो है जिन्होंने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया और हम बाय बर्थ और बाय चॉइस हमारे महान भारत देश में रह रहे हैं। तो हम घुसपैठे क्या है? तो ये पोलराइजेशन नहीं है, ये किसी एक रिलीजन को टारगेट नहीं किया जा रहा है। तो इसमें ईसीआई क्यों खामोश बैठा, इलेक्शन कमिश्नर क्यों संज्ञान नहीं लेता इस स्पीच का? अगर वारिस पठान ने ऐसी कोई बात बोल दिया होता तो अब तक आसमान फूट पड़ते, मेरे पे केस हो जाता, हो सकता है मुझे तो जेल में भी डाल दिया जाता। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। अरे तो प्रधानमंत्री जी को जो स्पीच लिख के दे रहा है वो शायद आंकड़े नहीं बता रहा है उनको आंकड़े बताओ कि देखिए आप ही के लोगों में कितने सारे लोग हैं जो इतने बच्चे पैदा कर चुके हैं। एक तो सबसे पहली बात तो मुसलमानों का जो फर्टिलिटी रेट है औरतों में वो कम हो चुका है, अभी लोग जागरूक हो चुके हैं, कम बच्चे हैं। अब बच्चे किसके ज्यादा है वो भी हमने बताया। मोदी जी आपके खुद के कितने भाई बहन है, योगी आदित्यनाथ के कितने भाई बहन है, वाजपेयी जी के कितने भाई बहन है, मोहन भगवत के कितने भाई बहन है। तो हमने तो सारे लोगों के नाम और आंकड़े बताए। अब उनके आप क्या करेंगे? क्या उनको किसकी दौलत लूट के दे देंगे? अरे दौलत तो मोदी जी आप लोगों ने लूट के दे दी देश की जनता की। लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा आपने माफ कर दिया बड़े उद्योगपतियों का, उनका आप क्या, उनके बारे में आप कुछ नहीं बोलते। और चुनाव के वक्त ही आपको याद आ जाता है मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ। आपकी गारंटी जो 2002 से रुबिका जी हम लोग देख रहे हैं वो एक ही गारंटी मोदी जी की चल रही है देश में। मैंने आपको पूरी बात रखने का मौका दिया है। वारिस भाई, आप ये कह रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट अब जो अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है वारिस भाई। देखिए रुबिका जी, मोदी ने जो गारंटी दी इतने सालों में 2002 से हम वो देख रहे हैं वो एक ही गारंटी दी है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, मुसलमानों को गालियां दो, अपनी राजनीति को चमकाओ। देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं हो रही है क्या? ये देश में नफरत फैलाने की कोशिश नहीं हो रही है? सिर्फ चुनिंदा वोटों के लिए आप इतनी घिनौनी बातें करेंगे, हमने कभी अब सोचा नहीं था। और प्रधानमंत्री है आप, हमारे भी प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री हैं। 10 सेकंड ओवर, पहले दो और मेहमान और उसके बाद आपने जितने भी आरोप लगाए हैं के शर्मा जी उसका जवाब देंगे। लेकिन राजीव रंजन जी, फर्टिलिटी रेट की बात हो रही है, मुसलमान क्या ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, घुसपैठियों से भी तुलना की जा रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि अब ये घुसपैठिया मुसलमान है, मुसलमान घुसपैठिया है। क्या ये बात पीएम मोदी ने मंच से बोली है? मैंने अपने कानों से सुना है, वारिस भाई ने भी सुना है, तमाम लोगों ने सुना है। इसका जिक्र कहीं ये नहीं हुआ कि मुसलमान घुसपैठिए या घुसपैठिए मुसलमान है। लेकिन बावजूद इसको जोड़ देना, ये क्या बताता है? देखिए रुबिका जी, सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बर्रे के छत्ते को छुआ है। अब वो जिस आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी की बात करते हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी के इन 77 वर्षों में जिस पार्टी की हुकूमत 60 वर्षों तक न केवल केंद्र बल्कि देश के ज़्यादातर राज्यों में रही, उन्हें अनेक ऐसे अवसर मिले जब वो अमीर और गरीब राज्यों का फासला कम कर सकें, अमीर और गरीब लोगों के बीच की जो खाई है उसको पाट सकें, लेकिन उन्होंने देश को निराश किया। और आज वो कभी मुसलमानों की बात करें, कभी वो दलितों की बात करें, कभी वो पिछड़ों की बात करें, लेकिन सच ये है कि चाहे वो
जातिगत जो सर्वे का सवाल हो, जनगणना का सवाल हो, उनकी सरकार बनी, उनकी सरकार के समय जातिगत जनगणना भी कराई गई, लेकिन आंकड़े उनकी सरकार के पतन तक नहीं हो पाए, सार्वजनिक नहीं हो पाए। और इस तरह के अनेक उनके पास अवसर थे। और मैं समझता हूँ जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, इस भ्रम में हम लोगों को किसी को नहीं रहना चाहिए कि इसे कोई भी कौम इसे लॉलीपॉप की तरह स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएगी। इसलिए कि अभी जो आरक्षण का जो फॉर्मूला है उसमें मुसलमान, चाहे वो पिछड़े मुसलमान हो या सवर्ण मुसलमान हो या अनुसूचित जाति के मुसलमान हो, सभी जो भारत में जो आरक्षण का फार्मूला है उसमें सबका समावेश है। इसीलिए उन्हें उन वर्गों में जो उनकी एलिजिबिलिटी का जो मानदंड है उसके आधार पर वो वहाँ पहले से शामिल हैं। हाँ। अब उन्हें गैर बराबरी दिखती है। मुझे एक बात मेरी समझ में कभी नहीं आती है कि आपके पास जब इतना वक्त था, आप कमजोर राज्य जो उस दौर में, और कमजोर राज्य का मतलब वहाँ की पूरी आबादी गरीब होती है अगर आप नीतिगत तौर पर उसके साथ न्याय नहीं करते हैं। बिहार जैसे राज्य तो इसकी जीती जागती मिसाल के तौर पर आप देख सकती हैं, जहाँ बैंकों के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 28% तक बिहार के थे कांग्रेस की हुकूमत के दौरान। यहाँ से तिजोरियाँ भरी जाती थी पश्चिमी भारत और दक्षिण भारत के समृद्ध राज्यों की। तो जब विकास उन्होंने किया ही नहीं, तो फिर आज इस घोषणा पत्र के जरिए आप क्या कहना चाहते हैं? लेकिन वादे तो आज भी किए ही जा रहे हैं और उसी कॉन्फिडेंस के साथ किए जा रहे हैं। तहसीन पुनावाला हमारे साथ मौजूद है। तहसीन भाई, अभी वारिस भाई ये कह रहे थे कि फर्टिलिटी रेट की आप बात कर लीजिए, दूसरी तमाम चीज़ों की बात कर लीजिए, मुसलमानों को एक बार फिर से कोने में धकेलने की कोशिश हो रही है। लेकिन बात तो सच है, मेरे पास आंकड़े हैं और जो सच है वो सच है। मैं 1951 से अगर शुरू करती हूँ तो मुस्लिम की जो फर्टिलिटी रेट थी वो 9.8% हुआ करती थी और हिंदुओं की जो है वो इससे कई ज़्यादा होती थी। और ये 2011 आते आते तक आप देखिए हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट हो गई -5.75%। पॉपुलेशन जो रिलीजियस ग्रुप पॉपुलेशन परसेंट है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, फर्टिलिटी रेट की नहीं, मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मुस्लिम ओवरऑल जो है वो 1951 के बाद से +4.4 हो गई है। मतलब मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। और अगर मैं बहुसंख्यकों की बात करूं या हिंदुओं की बात करूं तो वो -5.75 है। और ये सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस है 2011 का, जिसके मैं आंकड़े कोट कर रही हूँ। जब तक हम अपने अंदर की बुराई को पहचानेंगे नहीं, उसका इलाज कैसे करेंगे? हम परेशान क्यों हो जाते हैं जब कोई इस तरफ इशारा करता है जो हमारी दुखती रग है? क्यों परेशान हो जाते हैं? थैंक यू रूबिका जी, मैं आपके शो में मुझे आपको शिरकत करने का मौका मिला। 2 या 3 चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। आपने बिल्कुल ये आंकड़े आपने गिनाए, लेकिन फिर आपने ये आंकड़े हिंदू मुसलमान पे क्यों गिनाए? आपने रीजन वाइज क्यों नहीं गिनाए रूबिका जी? आपने सिर्फ धर्म क्यों पकड़ा? मैं आप पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री पे कर रहा हूँ, जो इसलिए हिंदू मुसलमान कर रहे क्योंकि वो जानते चुनाव वे हार रहे। इस चीज़ को नोट करें रूबिका जी, पहले फेज के बाद 102 सीट पे बीजेपी वाइप आउट हो गई, इसलिए वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं उस पर बाद में आऊँगा। रीजन वाइज पकड़ते, केरल, महाराष्ट्र जहाँ से मैं आता हूँ, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट 1.6 से नीचे है। सदर्न स्टेट्स में 1.6 के नीचे है। और उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे 3.2, 2.9 है, जहाँ पे अधिकतर भाजपा की हुकूमत रही है। आपने स्टेट्स क्यों नहीं पकड़ा? जो सरकार का दायित्व है, जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। दूसरी चीज, आपने 2011 का सेंसस पकड़ा, मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा। आखिर बीजेपी ने कहा उसमें गलतियां हैं, लेकिन 2016 में जो एफिडेविट माननीय जो वर्तमान सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिया, और उसके बाद 2021 का एफिडेविट जिसके अंदर कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट हिंदू महिलाओं की 2.1% है और मुसलमान महिलाओं की 2.3%, उसको क्यों नहीं पकड़ा? सबसे हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट ट्राइबल्स का है। अच्छा, तीसरी बात घुसपैठियों की। आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा मुसलमान घुसपैठी, ठीक है, नहीं कहा, लेकिन अगर 10 साल से दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री और घुसपैठिए आ रहे इस देश में,
तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, इसका मतलब प्रधानमंत्री जी फेल हो गए। तो रूबिका जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्रधानमंत्री जी को बोलिए मन की बात छोड़िए और काम की बात कीजिए। रूबिका जी के शो पे रेजिग्नेशन दे दीजिए, क्योंकि आप वैसे ही चुनकर नहीं आने वाले। अगर 10 साल में आप घुसपैठियों को नहीं निकाल सके, 25 साल में 15 साल बीजेपी की सरकार रही, घुसपैठिए कहां से आए, कौन उसके लिए जिम्मेदार है जिसके लिए आज प्रधानमंत्री चिल्ला रहे। लेकिन रूबिका जी, मैं 4 लाइन से अपनी बात समाप्त करूंगा, ये 4 लाइन मेरी आखिरी लाइन होगी। वो क्यों बात कर रहे हैं ताज की, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं आज की। वो बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं इंसान की। वो बात करेगी रूबिका जी गीता कुरान की, क्योंकि मैं बात करूंगा संविधान की। वो बात करेगी घुसपैठियों की, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कोविड में आपके रिश्तेदारों की लाशों की। वो उस पर बातचीत नहीं करना चाहते, इसलिए वो इन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। वो नहीं चाहते रूबिका इकोनॉमी पे डिबेट करे, इसलिए वो इन मुद्दों पे बात करें। उनके पास कुछ नहीं है। अगर घुसपैठिए ये मामला उठा कैसे? रेजिग्नेशन। अच्छा, ये मामला उठा कैसे, मुझे ये बताइए ना तहसीन पूनावाला, ये मामला उठा कैसे? वेल डिस्ट्रीब्यूशन के मसले से उठा ना? बिल्कुल उठा है उससे। ये वेल डिस्ट्रीब्यूशन के माने क्या है? ये आइडिया कहां से आया? मार्क्स और कार्ल्स, ये जो ये वो सोच है, लेफ्टिस्ट सोच है, जिसके अगर सच में पीछे चले गए तो पूरे की पूरी इकोनॉमिक सिस्टम का बट्टा बैठ जाएगा। तो ये मामला उठा कहां से, शुरू कहां से हुआ और ये कहां से आया? थैंक यू रूबिका जी, आपने मेरे को ये सवाल पूछा। प्लीज 30 सेकंड लिए इंटरप्ट मत करना, मैं जवाब दे दूंगा। इस पॉइंट में मैं शामिल था, मैं लेफ्टिस्ट नहीं, मुझे लेफ्टिस्ट से बहुत नफरत है, मैं कैपिटलिस्ट हूं। ये पॉइंट में राहुल गांधी क्या कहते हैं? पहले तो न्याय पत्रिका में, मैनिफेस्टो में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं हुई है। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में उसको समझाया। क्या कहते हैं राहुल गांधी? लास्ट 2 शब्द क्या है राहुल गांधी के स्पीच के? प्लीज आप प्ले कीजिए। वो कहते हैं सरकारी रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज, वो उनके लास्ट 2 शब्द है। और सरकारी रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी अगर गरीब को नहीं दिया जाए, और बार बार ये शब्द होता है मुसलमान का है, माइनॉरिटीज। रूबिका जी और 10 सेकंड लूंगा मैं, रूबिका जी और 10 सेकंड लेके अपनी बात समाप्त करूंगा। माइनॉरिटीज का मतलब, रूबिका जी बहुत जरूरी है। अगर आप मुझे अभी टोकोगे तो आखिर के 2 लाइनों पर, 2 शब्दों पर आप गौर कीजिए। वो आप कह रहे हैं फाइनेंशियल सर्वे होगा, आप ये कह रहे हैं कि सारी की सारी नहीं क्या, किस बात का फाइनेंशियल सर्वे और क्या करेंगे? सुनिए रूबिका जी, नहीं क्या करेंगे आप? और फिर उसके बाद जो पीएम कह रहे हैं उसमें गलत क्या है बताइए? गलत ही कह रहे हैं। या तो पीएम को इकोनॉमी समझ में नहीं आती है, या तो झूठ बोल रहे हैं। दोनों में से पिक आप ले लीजिए, मैं पीएम पे टिप्पणी नहीं करूंगा। सिर्फ राहुल गांधी को इकोनॉमी समझ में आती है ना, आप ये कह रहे हैं? और इसीलिए वो लेफ्टिस्ट विचारधारा का यहाँ पर जो है समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब रुकिए, आप सबने एक साथ आरोप लगाए ना, के शर्मा यहाँ पर बैठे हुए हैं। के शर्मा, चाहे वो मुसलमानों का मुद्दा हो, आपने वारिस पठान को सुना, मैं दूंगी आपको अपॉर्चुनिटी। लेकिन तहसीन पूनावाला, 1 सेकंड रुक जाइए ना, ये दोनों मुद्दे हैं। मैं एक बार बात कर लूं, आप जानते हैं हमारे पास समय कम होता है। उस बात को क्यों छोड़ दिया कि जॉब्स और अपॉर्चुनिटी आपने ये कहां से निकाला? मैं जेन्युइनली पूछना चाहता हूं, आपने और शर्मा जी ने उस मैनिफेस्टो या राहुल गांधी के स्पीच में कहां से निकाला कि रूबिका जी का मंगलसूत्र लेकर शर्मा जी को दे दिया जाएगा? कहां से लिखा है सोना लिया जाएगा? रीअसेसमेंट करना सरकार का दायित्व है। जब आप कहते हैं फाइनेंशियल सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे कैसे होता है? नहीं, कैसे होता है फाइनेंशियल सर्वे, बता दीजिए ना आप। के शर्मा जी, कैसे होता है फाइनेंशियल सर्वे? हर आंख से आंसू पहुंचना। अरे बहुत फाइनेंशियल सर्वे कैसे होता है? महिलाओं के पास क्या चीज है लेकर होता है? जो किसने क्या है वो सर्वे कैसे होगा? कहां से लेते मंगलसूत्र? वो कैसे होता है? वो धागे का टुकड़ा नहीं है ना? के शर्मा जी, विनम्रता से आपसे के शर्मा जी, जो इस वक्त फॉर्मूला बता रहे हैं तहसीन पूनावाला, बेस्ट फॉर्मूला, उसी से देश आगे बढ़ सकता है, उसी से अपॉर्चुनिटी, जॉब क्रिएशन हो सकता है, और कोई तरीका है नहीं। रूबिका जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं शर्मा जी से। ये बिल्कुल कनेक्टेड है इनके इस पे, इसमें कनेक्टेड है। मैं बता दे रहा हूँ, इनको थोड़ा शांत कीजिए ना। हाँ, इन्होंने खुद स्वीकारा कि राहुल गांधी ने बात बोली कि वेल्थ सर्वे हो, ठीक है। इसका मतलब आप लोगों की तिजोरी झांकेंगे कि आपके घर में कितना सोना है, कितना चांदी है, कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, क्या है, ये आज सारा डिटेल आप लेंगे। फिर आप अपने ही घोषणा पत्र के पॉइंट नंबर 21 में कहते हैं, क्या कह रहे हैं आप देखिए रूबिका जी, बड़ी चालाकी से घोषणा पत्र जो है ना, ये कांग्रेस का ही है। इसमें पॉइंट टू पॉइंट हर जगह कुछ न कुछ लिखा हुआ है। ये ऐसे हमने इनकी चर्चा नहीं की। अब ये क्या कहते हैं, कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय की बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। कैसे करेगी? आप 5 करोड़ रुपया कमाती हैं, आपका ड्राइवर 10 लाख रुपया कमाता है, बाई सपोज, मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कैसे आप आय की समानता करेंगे?
ये कार्ल मार्क्स का जो उदाहरण भी सिद्धांत आप इतने बड़े-बड़े दे ये देते उस हैं ना। सिद्धांत से आज ड्राइवर को मेरे 10 लाख रुपया कमा रहे हैं। वाह वाह, वामपंथियों के इसे कहते हैं अच्छे दिन। मैं- सच में ड्राइवर मैंने जब 10 उदाहरण लाख पे रुपए उपस्थित कमाने लग किया। जाएगा ना शर्मा जी, उस दिन आ जाएंगे अच्छे दिन। जी जी बस रूपिका जी, अब मैंने एक उदाहरण बताया, आप उसको उसमें क्यों ले जा रहे हैं? आपको वो नहीं लग रहा तो मेरा ड्राइवर कह लीजिएगा या किसी और का ड्राइवर कह लीजिए। मैं उदाहरण की बात बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अरे कार्ल वो मार्क्स के मेरा ड्राइवर सिद्धांत हो से कि इस आपका हो समय कि की वारिस विचारधारा भाई का से हो बहुत कि प्रभावित। सतीश जी का हो कि तहसीन पुणे वाला का हो, आप उस बात पे मत जाइए। 2024 में क्या वाकई एक ऐसा ड्राइवर है जिसकी सैलरी 10 लाख रुपया हो गई है? ऐसा है रूपिका जी, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अब आपकी समझ इस लेवल पर खड़ी है तो मैं क्या बोलूँ? मैंने पहले ही कहा कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अरे शर्मा जी, मैं ये कह रही हूँ कि वो, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ समझ नहीं, मैं आपके मुंह में घी शक्कर प्रभु। सुन लीजिए ना। अच्छा चलिए, मैं मान लिया प्रभु कि मैं 1 करोड़ रुपए मेरी आय है या नहीं है, वो है या किसी और की है, उसका ड्राइवर महीने में 1 लाख रुपया कमाता है। चलिए अब खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, आपने गरीबी साबित कर दी। आप प्रसन्न हो गई। फैक्चुअल बात कीजिए, मैं प्रसन्न हो ही मुझे जाऊंगी पूरी ना। बात पे आने दीजिए। मैं भी सोचा नहीं आप एजेंडा पे रहिए ना, मैं उस पे ही आ रहा हूँ। आपका एजेंडा मैंने पूरा कर दिया। एजेंडा नहीं है, एजेंडा नहीं अब मैं है, ये एजेंडा पूछ रहा नहीं हूँ। है। के शर्मा हाँ। जी, नहीं, एक सुनिए, खालिस मैं जवाब जब आपसे और ऐसा सवाल। है, अब मैं भी जानता हूँ रूपिका जी, आप भी एक बहुत अरे मेरे एक समझदार भी सवाल का हैं। जवाब नहीं दिया लेकिन अभी तक मैंने शर्मा जी जब ने, आपसे जवाब एक दो ना। पर्टिकुलर एक उदाहरण दिया कि मैंने पर्टिकुलर आपसे कहा कि मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप उसको एग्जाम्पल के वे में लेते। आप उसको जो है बता रही है मुझे कि आज की वस्तुस्थिति, आर्थिक स्थिति क्या है देश की, आप मुझे ये समझाना चाह रही हैं। मैं इसलिए कहा कि मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। कोई भी देता है, चांद सूरज का एग्जाम्पल दे देता है तो क्या होता है? चांद पकड़ के ले आते उस हैं क्या? एग्जाम्पल से ही तो ये मैं सूरज ले आते हैं। अभिभूत हो गई तो मैं ना कि इसलिए कह काश रहा हूं। के ग्राउंड जीरो पर होता, हाँ, लेकिन चलिए। आप एग्जाम्पल हाँ, को ठीक है, पूरा मैं कीजिए ना मैंने सर, कहा एग्जाम्पल को पूरा कीजिए। मैं चलिए, चाहती मैं आपके एजेंडे पर तैयार हूँ रूपिका जी, आपका एजेंडा सही हो गया। इस मैं पर बिल्कुल ये तैयार हूं। कोई आपको एजेंडा कहना नहीं है चाहती सर, हूं, देश को आगे ले जाना, चलिए। किसी ड्राइवर की चलिए, सैलरी अब मुझे 10 विषय लाख पर करना आने कोई दीजिए। एजेंडा नहीं हो सकता है। ये इशू नहीं है। ये देश हित का एजेंडा है। के शर्मा जी, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, इसमें तो आपको भी खुश होना चाहिए, आप बाकी बड़ी सबको भी देशभक्त खुश हैं, होना हम चाहिए। छोटे देश हैं। आप बड़ी देशभक्त हैं मैडम, सर्टिफिकेट नहीं, मैं तो हूँ। हाँ, मैं हूँ, बड़ी देशभक्त हूँ। चलिए, और क्यों हाँ, नहीं चाहूंगी आगे कि चलिए। किसी ड्राइवर आप की मुझे सैलरी विषय पर 10 तो लाख आने हो। दीजिए। अरे उदाहरण दिया, मुझे अच्छा लगा, कह रही हूँ अभिभूत हो गई हूँ। 2000 से आप कह देते 2047 में होगा रूपिका जी 10 लाख रुपया सैलरी, कैसे नहीं होगी? हम काम कर रहे हैं उसके लिए। आपने ऐसे कैसे आरोप लगा दिया कि मैं एजेंडा के तहत ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे? शर्मा जी, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है सर मेरे पास। ये बात आप कभी और पूरी कर दीजिएगा, लेकिन आपसे सवाल पूछूं और आपको चुभे तो एजेंडा हो जाता है, तहसीन से सवाल पूछूं तो एजेंडा हो जाता है, हम जनता के सवाल पूछे, देश हित में सवाल पूछे, एजेंडा हो जाता है। फिलहाल इजाजत दीजिए, एजेंडा एक ही है, देश नहीं झुकने देंगे।